हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन डिजिटल स्टडी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य के जो संस्थापक थे श्रीगुप्त। पूछा जाता है आपके एग्जाम में, गुप्त साम्राज्य के जो संस्थापक थे कौन थे? श्रीगुप्त। 240 ईस्वी से लेकर 280 ईस्वी के मध्य गुप्त साम्राज्य के प्रथम शासक श्रीगुप्त, जिन्होंने आदिराज और महाराज की उपाधि धारण की थी। फिर उनके उत्तराधिकारी हुए घटोत्कच गुप्त, 280 ईस्वी से लेकर 319 ईस्वी के मध्य। ध्यान देना, यहाँ पे श्रीगुप्त और घटोत्कच जो थे दोनों ने महाराज की उपाधि धारण की थी। मगध में मंदिरों का निर्माण और 40 गांव दान में दिए थे किसने? श्रीगुप्त ने। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पे उनके उत्तराधिकारी हुए घटोत्कच के उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त प्रथम, 319 ईस्वी से 335 ईस्वी के मध्य। 319 ईस्वी से 335 ईस्वी के मध्य चंद्रगुप्त प्रथम, जिन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। गुप्त संवत की शुरुआत 319 ईस्वी से 320 ईस्वी के मध्य चंद्रगुप्त प्रथम के शासन में हुई थी। तो यहाँ पे ध्यान देना, एक चंद्रगुप्त जो मौर्य थे वो मौर्य काल में थे, और यहाँ पे देखिए चंद्रगुप्त प्रथम, इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी के मध्य। अब यहाँ पे चिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था महाराजाधिराज ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने, और सर्वप्रथम चांदी की मुद्राएं चंद्रगुप्त प्रथम ने। फिर उनके उत्तराधिकारी हुए समुद्रगुप्त। देखिए, समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। कवि हरिसेन सबसे प्रसिद्ध थे, इलाहाबाद प्रशस्ति कवि हरिसेन द्वारा विष्णु का उपासक ये समुद्रगुप्त। श्रीगुप्त ने महाराज की उपाधि और घटोत्कच ने भी महाराज की उपाधि धारण की थी। तो आदिराज किसे कहा जाता था? श्रीगुप्त को। और यहाँ पे देखिए चंद्रगुप्त प्रथम था कि महाराजाधिराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की थी। फिर उनके उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त ने पराक्रमांक की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था। कवि हरिसेन समुद्रगुप्त के ही दरबार में रहते। इलाहाबाद प्रशस्त लेख विष्णु का उपासक थे। फिर अश्वमेधकर्ता की उपाधि और कविराज की उपाधि किसे मिली थी? समुद्रगुप्त को मिली। उत्तराधिकारी हुए समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय, ये 380 ईस्वी से लेकर 412 ईस्वी के मध्य। विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण, इन्हें विक्रमांक भी कहा जाता है। चीनी बौद्ध यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए। फिर शकों को पराजित किया किसने? शकों को पराजित के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए थे चंद्रगुप्त द्वितीय ने। एक चीज यहाँ पे देखिएगा, जो उज्जैन के एक राजा थे 57 ईसा पूर्व, शकों को पराजित किया था उन्होंने भी, और चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी शकों को पराजित किया था। यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय, इन्होंने भी विक्रमांक की उपाधि धारण की थी, और इन्होंने भी शकों के विजय के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी कराए। वो कवि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। धन्वंतरी आर्यभट्ट, बरामिहिर, ब्रह्मगुप्त, हरिसेन जैसे विद्वान जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न जो थे, 9 रत्नों में से आर्यभट्ट भी, यहाँ पे बरामिहिर, ब्रह्मगुप्त, हरिसेन ये सब विद्वान थे। इनके उत्तराधिकारी कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारी कुमारगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारी कुमारगुप्त 415 ईस्वी से 455 ईस्वी के मध्य। महेंद्रादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किसने? कुमारगुप्त ने। उसकी स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। तो कुमारगुप्त ने जो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। फिर नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के राजगिरी में मोहम्मद गौरी का जो सेनापति था बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को पूरी तरह से जला दिया। वो मुगल काल में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये पूछा जाता है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमारगुप्त ने की थी, जिसने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। फिर इनके जो उत्तराधिकारी थे अस्कंदगुप्त। 455 ईस्वी से 467 ईस्वी के मध्य शक्रादित्य की उपाधि, अस्कंदगुप्त ने शक्रादित्य की उपाधि धारण की थी। देखिए, होड़ों का आक्रमण जो हुआ था अस्कंदगुप्त के समय में ही हुआ। अस्कंदगुप्त के जो उत्तराधिकारी थे यहाँ पे देखिए, पुरुगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, बुद्धगुप्त, नरसिंहगुप्त, भानुगुप्त, वैन्यगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय और विष्णुगुप्त। ठीक है, तो यहाँ पे गुप्त साम्राज्य के जो अंतिम शासक
किसे माना गया है? गुप्त साम्राज्य के अंतिम शासक भानुगुप्त अंतिम शासक थे। गुप्त शासकों का मानना था कि उन्हें दैवीय अधिकार हैं शासन के लिए। श्रीगुप्त और घटोत्कच ने महाराज की उपाधि धारण की और मंदिरों का जो निर्माण हुआ था उसमें जो कलाएं थी गुप्त शासन काल में ही विकसित हुई थी। मंदिर बनाने की कला, पुराणों की वर्तमान रूप की रचना जो है गुप्त शासन काल में ही हुई। गुप्त साम्राज्य भारत का स्वर्णिम युग था, क्योंकि देखिए वहाँ पे जो लोग थे उस समय के लोग अपने अपने कार्य में बिल्कुल खुश थे। वहाँ की जो प्रजा थी राजा में ईश्वर का अंश मानती थी। वहाँ का जो शासक था वो भी प्रजा को पुत्र की तरह स्नेह करता था। जातियों का जो उप विभाजन हुआ था वो गुप्त साम्राज्य में ही हुआ था। देखिए गुप्त शासकों का मानना था कि उन्हें दैवीय अधिकार प्राप्त हैं शासन के लिए। जो वहाँ की प्रजा थी वो राजा में ईश्वर का अंश मानती थी और राजा भी प्रजा को पुत्र की तरह स्नेह करते थे। जातियों का जो उप विभाजन हुआ था गुप्त काल में ही हुआ था। गुप्त साम्राज्य में ही जातियों का उप विभाजन हुआ था, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। वहाँ पे योग्यता के अनुसार पर जातियों का उपविभाजन होता था और उसमें जो है सभी अभी अपने काम पे पूरी तरह से खुश थे और कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के उसमें हस्तक्षेप नहीं करता था। भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता। सभी प्रजा जो है वो समृद्ध थी। वहाँ की न्याय व्यवस्था सबके लिए समान थी। दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।